तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे आखिरी सेगमेंट है, इसमें कुछ ही मिनट रह गए हैं। ये जो गौरी साहब ने जो बात कही, हसन, चूंकि आपका बहुत लोगों से मिलना जुलना रहता है रोजाना, सियासी भी और गैर सियासी लोगों से भी, तो ये बताइए कि ये जो खान साहब अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो मिलिट्री एड को, या उनकी पार्टी कम से कम कह रही है, उनके यहाँ पे सपोर्टर्स अमेरिका में कह रहे हैं कि जी एड जो है पाकिस्तान की, उसको ह्यूमन राइट से और जमहूरियत से मुंसलिक करे और वो डिनाई करे। अव्वल तो मेरे ख्याल से सिविलियन एड तो कोई है नहीं, बहुत ही वो सिर्फ यूएसएआईडी का ही एक छोटा मोटा प्रोग्राम है। बाकी मिलिट्री एड भी बड़ी कम हो गई हुई है पहले से। तो उसके जी, बारे में कैसा देखा जा रहा है वो? बिल्कुल कोई परवाह नहीं है जी। ये जो मर्ज़ी बोलते रहें। इसकी आपको मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, ना गवर्नमेंट को और ना ही एस्टेब्लिशमेंट को कोई परवाह है कि खान साहब क्या बोल रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है ना कि खान साहब ने क्या किया, जैसे गौरी साहब ने फरमाया कि इन्होंने खुद ही सींग अड़ा लिए ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ। पहले जो है वो मीर सादिक, मीर जाफ़र किया। असल में इमरान खान साहब ने जो आर्मी चीफ़ की दौड़ थी, उस दौड़ में उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के ऊपर इतना बैंक कर दिया, उनकी ही बेसिकली कोचिंग के अंदर जो है वो हर उन्होंने कार्ड प्ले किया, तो उसका नुकसान जो है उनको हुआ और उसके बाद भी वो रुके नहीं। यानी एक तरफ तो जनरल फैज़ हमीद साहब जो है वो उन्होंने तासुर दिया एस्टेब्लिशमेंट को भी कि मैं प्रोजेक्ट इमरान खान से इज़हार ताल्लुकी कर दिया, लेकिन फिर उसके अमली तौर पर जो शवाहिद हैं वो उसके बरअक्स सामने आए हैं। वो तमाम जो फौजी हल्के हैं वहाँ पर यही कहते हैं जी कि मैं जब से रिटायर हुआ हूँ मैं घर बैठा हूँ। लेकिन वो घर नहीं बैठे हुए। उनके शवाहिद जो हैं वो उनके बोट से फुटप्रिंट्स जो हैं वो दिखाई दिए और उनको पता भी लग गया। तो फिर अब उनकी बात पर कोई एतमाद नहीं करेगा और इसी वजह से आपने देखा होगा कि फैसल वोडा साहब भी जो है ना बड़ी उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मुझे खुद बड़ा ताज्जुब था कि एक आदमी अगर सरेंडर कर चुका है और वो कहता है कि ठीक है जी, मैं जीएचक्यू के सामने सरेंडर करता हूँ और जो कुछ भी है मैं प्रोजेक्ट इमरान खान से ज़ाहिर लाताल्लुकी करता हूँ, तो फिर ये हमले क्यों हो रहे हैं फैसल वोडा साहब की जानिब से? उनकी करप्शन के हवाले से ज़िक्र कर रहे थे, तो वो ये है। तो आज भी इमरान खान साहब मेरे ख्याल के मुताबिक किसी हद तक जनरल फैज़ हमीद से, जो कि आपको बात शायद पसंद नहीं आ रही, शायद मुझे लग रहा है कि आपने वो थोड़ा-सा चेहरा बड़ा संजीदा बना लिया है, लेकिन इसमें हकीकत है। इस बात में हकीकत है कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो है वो आज भी कहीं न कहीं उनके लिए जो है वो काविशें कर रही हैं, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है वो कपल्ड है। वो ख्वाहिश इंसान की ये होती है ना कि मैं किसी न किसी मैं सारी ज़िंदगी सबको फैज़याब करता रहा या कम से कम 1 तिहाई लोगों को फैज़याब करता रहा, तो मैं आइंदा भी फैज़याब करूँ या मैं खुद भी फैज़याब हूँ। तो वो खुद चाह रहे थे कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से दोबारा इक़्तिदार मिले और दोबारा वो जो है वो एज़ अ रिटायर्ड जनरल बतौर डीजी आईएसआई का ओहदा वो सँभाल लेते, लेकिन शायद ऐसा अल्लाह को मंज़ूर नहीं है और शायद कुछ और साज़िशें उन्होंने जो है वो ताने-बाने जो वो तैयार किए जो कि अब मंज़र-ए-आम पर आ रहे हैं और शायद उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई हो, क्योंकि जो 9th मई है उसमें जो वाक़यात हुए हैं अ, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि चाहे कोई यूनिफ़ॉर्म्ड आदमी है या कोई साबिक रिटायर्ड यूनिफ़ॉर्म्ड जो है ऑफ़िसर था, आर्मी ऑफ़िसर था या कोई सिविलियन है, उन तमाम के लिए एक ही मेयार है। उन तमाम को अगर उसने जुर्म जो है वो किया है, तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी। जो लोग समझ रहे हैं ना कि वो खातून क्या नाम है उनका डिज़ाइनर का जो वो लॉन्च ऑन उनकी खदीजा बड़ी शाह। मशहूर है, खदीजा शाह। तो वो खदीजा शाह साहिबा को जो है वो कोई रिलीफ़ मिल जाएगा या कोई आर्मी फैमिली से बिलॉन्ग करता है तो उनको कोई रिलीफ़ मिल जाएगा और उनके लिए कोई असूल चेंज हो जाएगा। किसी के लिए असूल चेंज नहीं होगा। मैं आपको ये बात बड़ा जो है यकीन दहानी से बता सकता हूँ। और उसमें मिलिट्री कोर्ट्स में किसी का केस अभी तक नहीं चला, तो वो अली अफ़ज़ल शाही साहब हैं उनके हवाले से, क्योंकि फैसलाबाद में आईएसआई के ऑफ़िस के ऊपर उन्होंने जो है वो हमले में वो मुलव्वस हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन उनको बचा रहा है? कौन उनका नाम जो है वो लाने से या उसको आगे से इनिशिएट करने से रुकवा रहा है? कोई ना कोई ऐसा अंदर का बंदा है, शायद उसको बचाने की कोशिश हो रही है, अली अफ़ज़ल जी, शाही को। जी। कोई तो है जो निज़ामी हस्ती चला रहा है। जी, गौरी साहब, ये आपने सुनी जो बात, मैं ये जो 2 बातें हसन की जो है गुफ्तगू उससे निकलती हैं। एक तो ये कि ये जनरल फैज़ का रोल जो है, मुझे कभी-कभी ये लगता है कि ये एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही बन जाते हैं कि जिनको हर चीज़ जो होती है ना, वो बात दुरुस्त है कि जनरल फैज़ बहुत एक्टिव थे इंजीनियरिंग में 2016, 17, 18, 19, जब तक वो रहे खान साहब के साथ। उसके बाद वो भी उनको मुबैना तौर पे मशवरे देते रहे। लेकिन अब अगर वो वाक़ई इस तरह की चीज़ों में मुलव्विस है, तो फिर ये तो इदारे का काम है ना कि इदारा इसको हैंडल करे, या हुकूमत वक़्त पे कुछ करे।
अब महज उसको जो है वो बार बार उसका जिक्र करना और कोई एक्शन ना होना, तो ये भी तो कोई अजीबोगरीब बात लगती है। अगर तो वाकई कोई नई शुरुआत करनी है तो फिर जरा करे मुहासबा उन लोगों का। आपने तो जो पाशा साहब का भी जिक्र किया था, उनसे भी कम से कम लेटर तो भेजना चाहिए ना कोई। रजा देखें, जिस तरह हमने कहा कि कोई तो है जो निजाम बस्ती चला रहा है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर एक ट्रेडिशन रही है कि इसके अंदर लोगों का नाम आता है, लोगों का नाम के साथ साथ उनकी बदनामी होती है कि इन्होंने बड़ा बुरा काम किया, और उसके बाद अदारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, रिफ्ट्स डाली। आपको याद है कि कुछ अर्से पहले तक जो बातचीत थी वो यही थी कि इतनी नर्वसनेस थी, ये जो सपोर्ट थी इमरान खान और पीटीआई के लिए स्पेशली इन दी अपर एंड मिडिल कार्डर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कि इस तरह लगता था कि बावजूद चेंज ऑफ कमांड के बहुत नर्वसनेस थी, और अगर ये 9 मई ना होता तो शायद उसकी जो नर्वसनेस थी वो थोड़े अरसे तक और तक चलती, जिसकी वजह से इमरान खान ने जरूर से ज्यादा हीट जो है वो उठाई हुई थी। लेकिन ये एक ट्रेडिशन रही है कि वो तमाम लोग जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि हाँ जी इन्होंने बड़ा बड़ा गलत काम किया है, इन्होंने सिविलियन हुकूमतों को उल्टाने के लिए जो है साजिशें की हैं, किसी भी रिकग्नाइज्ड डेमोक्रेसी के अंदर ऐसे लोगों का एहतसाब जो है वो बड़ा ईजी होता। हमारे यहाँ इम्पॉसिबल है। आप उन लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी देखते हैं कि वो बड़े कुशन लाइफ गुजार रहे होते हैं, खुशी लाइफ होती है उनकी, उनको हाथ लगाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। और आप याद रखें कि जो थोड़ा सा फैज हमीद साहब का देखें, मुझे इस तरह लगता है कि वो जो मामला था वो इसलिए खराब हो गया था कि उन जो फैज हमीद साहब हैं उनकी तो अपनी जो ख्वाहिश थी कि वो नेक्स्ट आर्मी चीफ लगें, लेकिन साथ साथ मुझे इस तरह लगता है, और हो सकता है मेरे साथी जो हैं वो उसके साथ इत्तेफाक करें, कि जनरल बाजवा जो है वो ये नहीं चाहते थे। उनका प्राइज्ड जो कैंडिडेट था वो इस वक्त जो है वो साहिर शमशाद था, जो यहाँ बातचीत चल रही है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आसिम मुनीर जो हैं वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने, साहिर शमशाद चेयरमैन जॉइंट चीफ हैं, और उसके अंदर जो उस वक्त के कोर कमांडर्स थे उनके अंदर आपको याद है कि जो एक क्रिटिसिज्म है वो बहुत बढ़ गया था कि भाई मेरी बात सुने, क्योंकि जब कोर कमांडर्स की मीटिंग होती तो उसमें तो डीजी आईएसआई नहीं बैठते थे, कोर कमांडर्स बैठते थे। और जो सेकंड टर्म है, यानी जब बाजवा साहब की जिस वक्त वो आर्मी चीफ बने हैं और उन्होंने एक्सटेंशन ले ली, तो एक्सटेंशन लेने वाले जनरल को अच्छी तरह नहीं देखा जाता। लेकिन हुआ ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो फैज हमीद हैं उनकी हद धर्मी की वजह से 4 सीनियर कमांडर्स जो हैं उनकी मूवमेंट जो है वो इम्पॉसिबल हो गई थी। यानी अगर वो वहां से ना हटते, यानी कहीं ना कहीं कोर कमांडर बनना था उनको, तो अगर वो वहां से ना हटते तो फिर नदीम अंजुम जो है वो आईएसआई चीफ ना होते। अगर नदीम अंजुम जो है वो कराची की पोजीशन न छोड़ते तो जनरल सईद जो एनडीयू पूरी के एक वो लिंक होता है। करना चाहते, वो लिंक थे। जनरल नुमान जो है वो पेशावर से एनडीयू के प्रेसिडेंट होकर आते, तो उन्होंने कहा भाईजान आपने किस वक्त तक इमरान खान की बातें माननी है, यानी हमने इसी को बनाया है, और ये एक हमारे ही कैंडिडेट के लिए, हमारे साथी के लिए जो है ये सारी की सारी जो है चीजें फंस के रह गई। तो उस वजह से जो टेंशन बनी है वो अब हिस्ट्री का हिस्सा है। और मैं जो जी देखे ना जी गौरी साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सारी इंटरलिंक्ड है बातें। देखिए मेरा तो बड़ा क्लियर इस्तदलाल है। मैं ये समझता हूं कि ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, ये 9 मई को जो हुआ ना, ये कोई ये एक दिन में नहीं हुआ ना, ये बरसों इसकी परवरिश की गई, इस सोच की, इस पुरतशद्दुद मुतशद्दुद जो सोच होती है, और उसमें इन लोगों का बड़ा हाथ था। ये जो 26 डिफेंस एनालिस्ट की लिस्ट जारी की थी, आपको याद है एक बार आईएसपीआर ने कहा था, बड़े बड़े उसमें नाम थे, आजकल सारे खामोश हैं वैसे, सबको टेप लगी हुई है। इन्होंने जो एंटी पॉलिटिशियन, एंटी सिस्टम के फांसियां दे दो, ये कर रजा दो, में और सिर्फ सर, दो और चीजें फिफ्थ आपको बता जनरेशन नहीं, मैं खत्म कर दूं, 5th जनरेशन वॉरफेयर। मैं समझता हूं कि मिलिट्री के एक कमीशन बनाए, और इनको सारों को बुला के इनकी वहां पे सवाल जवाब किया जाए, पूछगिछ की जाए। वो लोग सर्विंग और रिटायर्ड जो 9 मई में थे, उनको मिलिट्री कोर्ट्स में बुला के मुकदमे चलाएं आप, सिविलियंस को दें आप सिविलियन कोर्ट्स में। ये तरीका करें ना। बड़ा शौक है आर्मी कोर्ट्स बनाने का, चलाने का, तो अपनों को भी बुला के उसमें पहले वहां से सफाई घर से करें। नहीं, डिपेंड करेगा ना कि वो फिर किस किस को कमीशन मिलेगा। जो कमीशन आप बनवा रहे हैं उसमें हाँ बड़ी चीज है कि कमीशन कौन कौन लेगा। मतलब एक अंग्रेज सरकार जो है, जैसे आप तो खुद सिविल सर्वेंट रहे हैं, बिल्कुल अर्ली यानी 1860s के अंदर, 1870s में जब पहले यहाँ पर आईसीएस अफसर आने शुरू हुए थे, तो एक शख्स था चार्ल्स लायल, उसने अपनी डायरीज में लिखा है, उसने कहा ह्यूमन प्रोग्रेस की जो है ना
डिग्रेडेशन, उसकी 4 इंपॉर्टेंट वजूहत होती हैं: इग्नोरेंस, करप्शन, अकाउंटेंट्स एंड कमिटीज। ठीक है ना? अब ये वो लिख रहा है 1870s में कि वो कमेटियां बना दें आप, और फिर वो धड़ाधड़ जो है ना अपनी रिपोर्टें जो है वो, और उसकी फिर सब कमेटियां बन जाएंगी। लेकिन ऑन सीरियस नोट मैं आपको बताऊं, 2014 में मैं जिस वक्त लंदन में था और काम कर रहा था फिर उस वक्त एयरवाई के लिए, तो बहुत सारे जो उस वक्त नए नए बिल्कुल 1 साल यानी हुई थी उनकी उम्र एज MNAs, वो आपको पता है गर्मियों में जो जिनके पास पैसे ज्यादा होते थे ना वो आ जाते थे गर्मियों में वहां पे। तो मुझे याद है उस वक्त PMLN के कुछ कैंडिडेट्स जिनका ताल्लुक जो है वो सेंट्रल और यानी आप ये समझिए कि सदर्न जो पंजाब का बॉर्डरिंग एरिया है उससे थे। हम उनके साथ बैठे हुए थे सेंट्रल लंदन में, तो उन्होंने मुझे कहा कि गौरी साहब इलेक्शन होने लगे। मैं कहा क्यों? कहते हैं नहीं सर, नवाज शरीफ वक्त कट जाएगा। मैं की हो गया, तुसी उथों आए हो मतलब व्हाट आर यू सेइंग? कहता है सर वो जो हमारे इलाके के लोग हैं ना जो देखते हैं सेक्टर कमांडर, उस वक्त वो बहावलपुर के कुछ शख्स थे, उनका मुझे नाम बताया, मुझे याद नहीं है। कहता है उन्होंने हमें बिठा के कहा है कि भाई जब अब इलेक्शन होगा तो तुमने इंडिपेंडेंट सीटें लड़नी है, और जब तुम जीत जाओगे तो फिर हम तुम्हें बताएंगे तुमने कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है। ना दिस इज 2014। और उसके बाद मैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसलिए नहीं बताता कि हम उसको प्रूव नहीं कर सकेंगे। सिर्फ एक लंदन प्लान नहीं बना, हर थोड़े से बाद एक लंदन प्लान बनता है रजा। उस वक्त लंदन प्लान का हिस्सा जो थे वो तारुल कादरी साहब थे, चौधरी बरादरान थे, इमरान खान थे, और ये बताया गया कि ये बैठ के ये सारे लोग एक ड्रामा शुरू करेंगे करना होगा, और ये लोग चलेंगे जब तो लाखों नहीं मिलियंस का एक लश्कर होगा जो इस्लामाबाद पहुंचेगा, और उसके बाद नवाज शरीफ गिर जाएगा, और जो इलेक्शन होंगे उसके अंदर फिर सारी कामयाबी जो है, यानी 2014 में इलेक्शन से पहले ये सारे लोग, उस वक्त भी लंदन प्लान था, ये सारे लोग जो हैं बहुत काबिल इज्जत लोग हैं। आज तक इन्होंने सच नहीं बोला। ठीक है ना? नहीं, और जो शख्स था उस वक्त वो भी ज़हीरुल इस्लाम ही था ना। जी जी मतलब बिल्कुल। देखिए ये उससे किसी ने पूछा है कि भाई तुम बैठे हुए, और आपको पता है कि फिर वो क्या हुआ था ज़हीरुल इस्लाम और फिर नवाज शरीफ और जनरल रहील शरीफ के दरमियान, वो सारी की सारी रिपोर्टेड है। लेकिन किसी ने पूछा नहीं कि भाई तुमने अपना रोल जो है किस कदर नेगेटिव रोल अदा किया तुमने, इसका जवाब दोगे तुम? कभी कभी नहीं होगा। मैं यही तो मुशाहिदुल्लाह खान से इस्तीफा ले लिया था जी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने BBC को इंटरव्यू दे दिया था जिस बात पर आज वो नैरेटिव बना रही है मुस्लिम लीग नवाज, लेकिन उस वक्त जो है मुशाहिदुल्लाह खान साहब मरूम से इस्तीफा लिया गया था और उनसे वजारत वापस ले ली गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच बोल दिया था। तो यहाँ पर सच बोलने की भी जो है ना कीमत बड़ी भारी होती है, इसलिए अल्लाह उनके जो है वो दर्जात बुलंद करे। उन्होंने बड़ी हिम्मत का काम किया था और बड़ा बेबाक अंदाज में बोले। उनकी बहुत सी बातें जो है वो आज भी याद आती हैं कि उन्होंने कहा कि हम तो गुजर चुके हैं, कल तुम लोगों ने रोना है। और वाकई फिर हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब और दीगर लोगों के साथ क्या हुआ। जी, वैसे आप कुछ कहना चाहते फिर हम रैप अप करें। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हम इंडिविजुअल्स को डिस्कस करते हैं, जनरल फैज, जनरल ज़हीरुल इस्लाम। असल में ये इंडिविजुअलिज्म नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग है एम्बेडेड। अभी फॉर एग्जांपल आप देखें, गवर्नमेंट्स बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन हो गई हैं, बहुत ज्यादा। अब नदीम अफजल चंद के वालिद साहब को गिरफ्तार करने की आपको क्या जरूरत थी इतने डिस्ग्रेसफुल अंदाज में? तो अब अभी भी कोई जनरल प्रोड्यूसर फैज को है। उठा लिया कल रात को, वो जुबैर उसका नाम, उसको उठाया, उससे इमरान रियाज अभी तक गायब है। समी इब्राहिम को उठा के फिर छोड़ दिया, मतलब तो एक जिब्रान चीज मैं नासिर को उठा वो लिया। कहूंगा कि अभी हसन साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल की कोई परवाह नहीं है कि इमरान खान क्या सोच रहा है। चले इमरान खान की परवाह न करें, दुनिया की तो परवाह करें ना। ये वो दुनिया नहीं है 80s 70s के आपने कुछ कर दिया और जैसा पेश कर दिया लोगों ने मान लिया। अब आप जो भी एक्शन कर रहे हैं पूरी दुनिया उसको देख रही है। आप छोटी सी एग्जांपल देखें जनरल बाजवा के साथ जो इंसल्टिंग बिहेवियर था उस जगह पे, तो उस शख्स वहां पे जनरल बाजवा एक बाहर मुल्क में किस चीज का सहारा ले रहे थे? रूल ऑफ लॉ का। कि उनको था कि यार इधर ये मुझे हाथ नहीं लगा सकता या मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आप ये देखें कि आप हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इनकी पिक्चर्स लगा के पाकिस्तानी बाहर मुल्कों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बावजूद कि इमरान खान गलत है। ये पिक्चर्स अच्छी नहीं है मुल्क के लिए। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था इन्होंने सख्तियां करनी है करें, लेकिन हाथ होला रखें ये देखते हुए कि 2014 से आपने हमारा दिमाग खा लिया। चौक पे एक बंदा खड़ा है, कभी वो बिल फाड़ रहा है, कभी वो गाने गा रहा है, कभी वो क्या शलवारों का जिक्र कर रहा है। आपने छोटी छोटी बच्चों की वीडियोस में देख रहा हूँ, वो कहती है खान अंकल इज बेस्ट, खान अंकल इज बेस्ट। आपने इतना ज्यादा उनके दिमाग में चीज घुसाई है,
अब आप उनको यकदम कह रहे हैं, यकदम आप एक स्मोकर को कह रहे हैं कि तू स्मोकिंग छोड़ दे, अब वो उसका गुर्दा, उसका पेट, वो रिएक्ट तो करेगा ना कि भाई तुम 15 साल से मुझे धुआं फुंकाए जा रहे हो, जस्ट गिव मी अ लिटिल वाइल। बात स्मोकिंग से बहुत आगे है, ये तो एक ये तो ऐसी चीज है कि जो मुझे ये मुझे जो है ना, मुझे एक कंसर्न है जिस तरह छुट्टी नहीं है मुंह से कि काफिर लगी हुई। अच्छा जी। ऐसा जी, मुझे एक सिर्फ फाइनल कमेंट मेरी तरफ से। देखें, ये तो हम निटी ग्रिटी है ना, एक बिग पिक्चर भी है जो हमारे आसपास इमर्ज कर रही है। हमें सारी उम्मीदें जो है ना वो डेमोक्रेसी से हैं। देखें, डेमोक्रेसी के जो लीडर्स हैं, आप तो खुद वहां रहते हैं, मैं मतलब लंदन में बड़े अरसे रहा हूं, देखें उन्होंने जानबूझ के हमारे जैसे मुल्कों के अंदर डेमोक्रेसी को तबाह कराने में बेपनाह बड़ा रोल अदा किया। और अब यहां तक मामला पहुंच गया है कि जो कल का नया ऑर्डर खड़ा हो रहा है, उसके अंदर मुझे इस तरह लगता है कि जो चाइनीज मॉडल है, led by China and supported by Russia and also Central Asian republics and Turkey and India, और उसमें हम भी शामिल हैं, ईरान है, इस तरह लगता है कि स्टेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटोरियल होगी और मार्केट जो है वो इकोनॉमी, जो इकोनॉमी है वो मार्केट इकोनॉमी होगी। और वो मॉडल जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर होगा, चूंकि रियासत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बता रही है कि भाईजान डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी के लीडर्स उन्होंने ये प्रूव किया है कि डेमोक्रेसी शायद चंद छोटे छोटे मुल्कों की बॉर्डर्स के अंदर काम करती है। इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो तो डिक्टेटोरियल ही चलता है।